that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये कोई एआई से बनाई हुई वीडियो नहीं है। रिसेंटली फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा शशि थरूर जी ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर इंडियन गवर्नमेंट के स्टांस को अप्रिशिएट किया है। अकॉर्डिंग टू शशि थरूर जी, 3 साल पहले उनको लगता था कि रशिया ने यूएन चार्टर का वायलेशन किया है और साथ ही साथ अपने नेबरिंग कंट्री की सोवरेनिटी को अटैक करते हुए डिस्प्यूट को फोर्सफुली रिजोल्व करने की कोशिश की है। इसलिए इंडिया को चाहिए कि वह रशिया को कंप्लीटली कंडम करे। पर अब शशि थरूर जी को लगता है कि वो उस टाइम पर गलत थे, क्योंकि आज के दिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो कुछ वीक्स के दौरान रशिया और यूक्रेन दोनों के प्रेसिडेंट के गले लग सकते हैं। तो क्या सच में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा कामयाब रही है? यह जानने के लिए हमें 2022 में जाना होगा, जब इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के साथ ही अमेरिका, यूरोप और बाकी अमेरिकन एलाइज कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ने रशिया पर भारी सैंक्शंस लगा दिए थे। रशिया को सिर्फ पेमेंट सिस्टम से भी बाहर निकाल दिया गया था, ताकि रशिया किसी भी देश के साथ अगर कोई ट्रेड करता है तो वह उसकी पेमेंट एक दूसरे को ना कर सके। इसके साथ साथ ज्यादातर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज ने रशिया से पुल आउट कर लिया और अपने अपने आउटलेट्स रशिया में बंद कर दिए, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि एक तरफ तो रशिया को कॉन्फ्लिक्ट में उलझा कर रखा जाए और दूसरी तरफ इकोनॉमिकली उसको इतना वीक कर दिया जाए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रशियन पब्लिक ही खुद पुतिन के सामने आकर खड़ी हो जाए। यही स्ट्रेटेजी अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ भी अपनाई थी, जिसमें उन्हें काफी कामयाबी मिली, जहां फाइनली इकोनॉमिक हालत खराब होने के कारण सोवियत यूनियन के 15 देशों के अंदर टुकड़े हो गए। लेकिन अमेरिका और यूरोप को पता था कि रशिया को अगर कोई इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है तो वह सिर्फ 2 देश हैं, चाइना और इंडिया। इसलिए इंडिया पर लगातार दबाव बनाया गया कि पहले तो वह रशिया को एज ए अग्रेसर माने और कंडेम करे, और दूसरी तरफ इंडिया के रशिया के साथ जो भी ट्रेड टाइज हैं उनको कैंसिल करे, खासकर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज ना करे। लेकिन जब काफी दबाव के बाद भी इंडिया ने ऑयल परचेज जारी रखा तो यूरोप ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इंडिया इज फाइनेंसर ऑफ रशियन वॉर बाय परचेजिंग रशियन ऑयल एंड गैस, जिसका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने काफी बार जवाब दिया। यूरोप के देशों की हमेशा से यही नीति रही है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, चाहे टेररिज्म हो या वॉर हो, यूरोप को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही यूरोप किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाए तो पूरी दुनिया के देश अपना काम छोड़कर यूरोप का साथ दे। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. लेकिन इंडिया ने कभी भी दबाव में आकर रशिया का विरोध नहीं किया। इस कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया का साफ साफ स्टांस रहा है कि इंडिया ना तो यूरोप के पक्ष में है, ना ही यूक्रेन के पक्ष में है और ना ही रशिया के पक्ष में है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ पीस के पक्ष में है। इसलिए दोनों देशों को साथ बैठकर बातचीत से डिस्प्यूट रिजोल्व करना चाहिए। इसलिए ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट के घर में बैठकर कहा था, दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी कहा था कि आपके साथ चाहे कितने ही देश क्यों ना हो, आप यह युद्ध जंग के मैदान में नहीं जीत सकते। इंडिया के न्यूट्रल स्टांस के कारण ही जब क्रूड ऑयल के रेट्स आसमान छू रहे थे, तब इंडिया को लगातार डिस्काउंटेड रेट्स पर रशिया से क्रूड ऑयल मिलता रहा, जिसके कारण पूरी दुनिया के मुकाबले इन्फ्लेशन रेट हमारे देश में कम रहा। जहां जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसी बड़ी यूरोपियन इकोनॉमीज घुटनों पर आ गई थी, वहीं इंडियन इकोनॉमी लगातार ग्रो करती रही। तो शायद शशि थरूर साहब एकदम सही बोल रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर एकदम सटीक रही है। आप सबको इस पूरे मैटर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।